Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Sen trying to be Arjun of Krishna. Today I am going to start the polity subject of the Lakshmi Kant. The first chapter. मैं आज से नया सब्जेक्ट शुरू करने वाली हूँ पॉलिटी का, जो कि मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ाऊंगी. उसका पहला चैप्टर दैट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. अब तक मैं इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर में कंप्लीट करा चुकी हूँ. मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ. मेरा मेन फोकस है आज से, जब मैं शुरू कर रही हूँ पॉलिटी, सो मेरा मेन फोकस है, क्योंकि आज से 3 महीने बाद टीसीएस का प्रीलिम्स है. So my focus is to complete the syllabus, the main pillars of the subject of PCS as soon as possible. इन 3 महीने में मैं कंप्लीट करा के, रिविजन करा के, जितने भी करंट अफेयर्स में पूरा कंप्लीट कराऊंगी. एंड प्लीज all those students who have been preparing for the PCS or the UPSC exams, they can join my session. They can join my class from today. I make sure to complete whole of the subject and the syllabus very detailing in the बहुत डिटेलिंग में, बिगनिंग जो बिगनर्स से लेके एडवांस तक के लिए मैं पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ. ठीक है, बहुत ही बेसिक से, जिसको नहीं समझ आ रहा है कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से बिगनर जो है वो भी समझ जाएगा. एक एक शब्द, एक एक वर्ड को मैं बहुत ही डिटेल में क्लैरिफाई करूंगी. एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट. और मैं जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट कल से मैं फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू रिलीज वन वीडियो ऑफ एवरी सब्जेक्ट. मैं हर किसी की एक वीडियो मैं रिलीज करूंगी और मेक श्योर करूंगी कि मैं सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकूं विद रिविजन. ठीक है, so shall we start our today topic of the polity subject? Sorry, ये बुक चैप्टर जो है ये लक्ष्मीकांत बुक से है. ये पढ़ने के बाद आप जब वापस जाके लक्ष्मीकांत बुक को रीड करेंगे तो आपको याद करने में, समझने में बहुत आसानी होगी. मैं आई विल एक्सप्लेन इन अ बाइलिंगुअल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में मैं से पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और इससे भी बिगना, मैंने एक एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जरा उसको जाके देखिएगा. आई हैव दैट इन प्लेलिस्ट, सेपरेट प्लेलिस्ट में मेंशन है, उसको जाके एक बार सुनिएगा तो आपको समझ आएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है बेसिक, वो क्या है. ठीक है, एक बार उसको जाके ध्यान से सुनिएगा. उसको सुनना, उसके बाद जिसको बिल्कुल भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे पॉलिटी स्टार्ट होती है, हाउ इट बिगिंस, those who have zero idea of this thing, please go and watch that video of my Indian Constitution, जो कि NCERT का है, पहला पार्ट उसमें मेंशन होगा. प्लीज आप उसको जाके देखिएगा, तब आपको बिल्कुल बेसिक एक बार वो समझ आएगा. उसके बाद आप चाहें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से सुनना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या, वो सब मैं प्रोसेस में बताऊंगी, वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगी. बट टू स्टार्ट दिस थिंग्स, एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टॉपिक कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. ठीक है, सो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ठीक है, लक्ष्मीकांत, मैंने कहा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हमारा जो भारत का संविधान है, पॉलिटी है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब ऐतिहासिक बैकग्राउंड. क्या इतिहास में ऐसी सारी चीजें हुई है जिसके बेसिस पर हमारा भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बेस्ड है. व्हाट आर ऑल दोज इवेंट्स टुक प्लेस इन द हिस्ट्री that has created a base, that has created the background for our Indian Constitution and polity. ठीक है, वो क्या सारे इवेंट्स हुए हैं, वो सारी चीजें, मुद्दे क्या क्या हुआ है हमारे हिस्ट्री, इतिहास में, जिसकी वजह से फाइनली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ है. ठीक है, तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है. पहले हम बढ़ने से पहले हिस्ट्री जानते हैं ना किसी चीज की, तो थोड़ा सा क्विक रिविजन में जरा बताती हूँ. हमको पता है सबसे पहले इन 1600 ब्रिटिशर्स आए थे. 1600 में आए थे ना भारत, ब्रिटिशर्स जब आए थे, ब्रिटिशर्स एज ट्रेडिंग के लिए आए थे ना भारत में, बिजनेस ट्रेडिंग करने के लिए, की याद है, एज ट्रेडर्स, दे केम एज अ ट्रेडर्स, है ना. तो भारत में 1600 में दे केम एज अ ट्रेडर्स, ब्रिटिशर्स. जहां पे क्या, कौन आया था सबसे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, याद है. सबसे पहले एज ट्रेडर, विच मीन ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC में लिख रही हूँ. ठीक है, अभी ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है ये चीज. मैं बहुत लोगों को कंफ्यूजन, कुछ अलग नहीं है. जस्ट इमेजिन लाइक दिस थिंग कि इस तरीके से आप समझ लीजिए, ब्रिटिश हमारी इंडियन गवर्नमेंट ही है. इंडियन गवर्नमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, जैसे कि बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, उसके कुछ डिपार्टमेंट है. क्या डिपार्टमेंट अकेले काम कर लेगी, खुद से इंडिपेंडेंटली काम कर लेगी? नहीं करेगी ना, जब तक इंडियन गवर्नमेंट, सरकार का ऑर्डर नहीं आएगा. So how can they separate EIC and British government? अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं EIC से बोलूंगी, ठीक है, in order to save the time.
ईस्ट इंडिया कंपनी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो है वो अपने आप तो काम नहीं करेगी जब तक उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से काम करे, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पता क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सारा ब्लेम EIC पे डाल देगी, EIC सारा ब्लेम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे डाल देगी। क्या दोनों अलग अलग है? नहीं ना, लगभग है तो वही, रिप्रेजेंटेशन तो वही है ना, काम तो वही कर रहे हैं ना उसका, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड EIC में। EIC जस्ट एक कंपनी है जो भेजी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार जो है उसने एक कंपनी है भेजी है, आप भारत में जाइए, go into India and please start doing the trading as a representative. EIC is just a representative, जहां पे वो उसके बिहाफ पे वहां पे इंडिया में ट्रेडिंग कर रही है, ठीक है। So 1600 में Britishers as traders, they as East India Company they entered into came into India, भारत में वो आए 1600 में। उसके बाद 1765 में, ठीक है, उससे पहले 1765 से पहले 1764 में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर, आई विल टेल यू, ये मैं जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना, जब हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगी तब मैं बैटल ऑफ बक्सर ये सारी जितनी भी आई एक्सप्लेन दोस्त, अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए क्योंकि मैं थोड़ा सा समरी दे रही हूँ क्योंकि आगे बढ़ना है ना। तो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। इस समय एक कॉन्सेप्ट आता है दीवानी। व्हाट इज दीवानी? दीवानी याद रखना, रेवेन्यू, बस इतना याद रखना, रेवेन्यू, दीवान रेवेन्यू ऑफिसर होता था, दीवान रेवेन्यू ऑफिसर, बस इतना याद रखना। तो दीवानी जो है विच मीन्स जितना भी राइट्स ओवर दी रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, राइट्स ओवर रेवेन्यू के ऊपर एंड सिविल जस्टिस के ऊपर, ठीक है, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो इसमें इसकी वजह से 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट या EIC को दीवानी मिली, ठीक है। दीवानी क्या होती है? वो हक जो आपको रेवेन्यू कलेक्शन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, टैक्सेस, राइट, इतना तो समझ आता है ना, रेवेन्यू, सिविल जस्टिस करने का मौका। तो सिविल जस्टिस वहां उस समय सिविल जस्टिस मतलब क्या हुआ? सिविल जस्टिस मतलब कि कोर्ट में टेकिंग अ डिसीजन मेकिंग, लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग करना अबाउट मैरिज, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इन सब का डिसीजन मेकिंग का पार्ट, वो सारी पार्ट और जो रेवेन्यू टैक्सेस से रिलेटेड पार्ट थी वो उनको बैटल ऑफ बक्सर से में मिली। किससे मिली? उस समय के मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड से। किससे मिली? शाह आलम सेकंड से। ये उस समय मुगल एम्पायर था, उनसे मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब उनको दीवानी कहा, अब तक जो ब्रिटिशर जो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, अब उनको इस बैटल के बाद से दीवानी का हक भी मिल गया, मतलब उनको रेवेन्यू टैक्सेस का हक भी मिल गया, उनको सिविल जस्टिस का हक भी मिल गया। जब ये मिला, द कंपनी विच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, जिस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का फंक्शन ना था, नाउ दे हैड ऑब्टेन, नाउ दिस स्टार्टेड देयर करियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। अब उनकी शुरुआत हो चुकी थी, कैसे कैसे वो धीरे धीरे भारत में बढ़ना शुरू होंगे, उनको धीरे धीरे, क्योंकि जो कंपनी सिर्फ कंपनी ट्रेडिंग के लिए आई थी, सिर्फ बिजनेस करने के लिए आई थी, आज उसे टैक्सेस की पावर भी मिल गई, आज उसे कोर्ट की सिविल जस्टिस डिसीजन मेकिंग की पावर भी मिल गई। तो धीरे धीरे उन्होंने टेरिटोरियल पावर बढ़ाना अपना शुरू कर दिया। 17 बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो 1765 में उन्हें मिली दीवानी। द कंपनी व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन, नाउ दे हैड ऑब्टेन्ड द दीवानी एंड दिस स्टार्टेड देयर करियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। भारत में शुरुआत हो गई। अब 1765 में हुआ, अब धीरे धीरे ये सब होना शुरू हुआ। उसके बाद या सबको याद होगा 1857 रिवोल्ट, तो आई थिंक सबको ही पता होगा, थोड़ा बहुत कहीं तो सुना ही होगा। 1857 का विद्रोह जो हुआ था, पोस्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी जिसे हम कहते हैं, सिपाही मिटने भी उसे कहते हैं, है ना, ये तो सबने सुना होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो 1858 से पहले 1857 में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, रिवोल्ट हुआ था 1857 में, रिवोल्ट हुआ था, या सिपाही मिटनी भी बोलते हैं। सिपाही, सारे सिपाही थे ना, सिपाही की मिटनी, सबने मिलकर एक साथ रिवोल्ट तैयार किया था, रिवोल्ट किया था ना, सिपाही मिटनी। तो 1857 में, जब 1857 में बहुत रिवोल्ट हुआ, उस समय 1858 में क्या हुआ? 1858 में नाउ अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव रियलाइज, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ आ गया भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ नहीं होने वाला, जो कंपनी हमने भेजी है ट्रेडिंग की, दीवानी ले ली, लेकिन इतना बड़ा, बिकॉज दैट 1857 रिवोल्ट इट हैज शूट द एंटायर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया। वो एक ऐसी लड़ाई उन्होंने इंडियंस ने लड़ी, तो हिला के, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि नहीं, इनके बस की बात नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी की, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेट्स रिमूव देम।
तो उन्होंने दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्या हाउ दे आर प्लेइंग विद आवर माइंड, कैसे उन्होंने उस समय लोगों के साथ खेला. व्हाट दे सेड, उन्होंने कहा कि सी what we are doing, East India Company, you have a problem with the East India Company, they have exhausted you, they have extracted extra revenue and doing injustice with you. East India Company आपके साथ injustice कर रही है ना. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा let's do this thing, let's remove this company, इस कंपनी को पूरी तरीके से हटा देते हैं. Now British Crown will establish, अब हम रूल करेंगे, हम आपके लिए बेटर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा. क्या ब्रिटिश, अभी तो मैंने बोला क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट और EIC अलग अलग थी? नहीं अलग अलग थी ना. दे आर अल्टीमेटली सेम बिकॉज EIC कैन, डू यू थिंक EIC कैन वर्क विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ, विदाउट एनी परमिशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? क्या वो काम कर सकती थी? नहीं करती है ना. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. तो यहां से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश होना शुरू हुआ. ठीक है. सो 1858 इन द वेक ऑफ सिपॉय मिटनी, नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज सेड वी हैव टेकन द रिस्पांसिबिलिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी ओवर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. उन्होंने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं भारत की गवर्नेंस की, अब हम इसे गवर्न करेंगे. ऐसा ब्रिटिश क्राउन का कुछ फर्क नहीं था. पहले EIC रूल कर रही थी, अब ब्रिटिश क्राउन रूल कर रहा है. कोई डिफरेंस था? नहीं हुआ. सी British Crown rules things and they continue to rule. British Crown will continue to rule until the India got the independence on 15 August 1947. जब तक देश आजाद नहीं हो गया, इंडिपेंडेंस नहीं हो गया, जब तक ब्रिटिश क्राउन कंटिन्यू टू रूल टिल द इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई. तो ये एक आपको सिनेरियो थोड़ा सा समरी समझ आई कैसे स्टार्ट हो रहा है. 1600 में भारत ब्रिटिशर्स दे केम इनटू, पहले मैं हिंदी में बोलूंगी फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगी. ठीक है. सो ये कॉन्सेप्ट समझ आया. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स दे केम इनटू इंडिया इन 1600 एज traders they came into the India as in a form of East India Company. The company came into the India, भारत में आई. उसके बाद in 1764 when the Battle of Buxar took place, the company just still only had a purely trading functions. Now they had obtained the Diwani means revenue and civil justice. Okay, and the company which had now only trading function, now they had started their career as a territorial power in India. And what happened this thing? Then in 1857, revolt took place. So because of that, in 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, British Crown assumed itself as a direct responsibility over the governance of India. पूरे में establish करना, and then this rule continued till the India got the independence on 15 August 1947. हिंदी में सुनिए. 1600 में भारत, 1600 में ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स की तरह आए. उन्होंने भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप जाइए भारत में जाके रूल करो, ट्रेडिंग करो. दिस हैपेंड, रूल करना शुरू किया. जो कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आई थी 1764 में, क्योंकि जब बक्सर की बैटल हुई उन्होंने शाह आलम सेकंड से दीवानी ले ली. दीवानी मतलब टैक्सेस का हक, डिसीजन मेकिंग, जस्टिस का हक. जो कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आई थी, आज उसने सारे हक ले लिए. जब वो सारे हक ले लिए, धीरे धीरे वो कंपनी टेरिटरी अपनी बढ़ाना शुरू कर दिया. When it starts expanding, 1857 में रिवोल्ट हुआ. 1858 में ब्रिटिश ने कहा किसी ईस्ट इंडिया कंपनी, it is doing injustice with you, ना, let's we take our responsibility. हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और पूरा एस्टैब्लिश हम इंडिया को गवर्न करेंगे. So they have taken a responsibility for a governance of India. हम भारत को गवर्न करेंगे और ये चलता रहा जब तक भारत आजाद नहीं हो गया. Understand this thing? Now, what is happening? So basically, with independence का 1947, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ. वहां तक ब्रिटिश क्राउन रूल चलता रहा. अब सोचो, जब देश आजाद होने वाला, स्टार्ट इमेजिनिंग, चीजों को समझो अपने आप, स्टार्ट यूजिंग योर ओन ब्रेन. जब देश आजाद होने वाला था, when India was about to get the independence, don't you think we need certain structure, we need certain rules and regulations? क्या हमें किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होगी कि जब भारत देश आजाद होने वाला है, कैसे हमारा कैसे देश चलेगा, कैसे देश आजाद फंक्शन करेगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, क्या किस किस के पास पावर होंगी, कौन मिनिस्टर होगा, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन प्रेसिडेंट होगा, किसके पास कौन रूल बनाएगा, कौन सी पार्लियामेंट होगी, लॉज कैसे बनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब कैसे होगा. तो उसके लिए विद द इंडिपेंडेंस देयर केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब देश आजाद होने वाला था तो एक संविधान की जरूरत पड़ी. देयर केम द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब संविधान की जरूरत पड़ी उस समय, तो जब संविधान की जरूरत पड़ी, अब उसको बनाने के लिए भी बहुत दिग्गज लोग चाहिए, है ना, एक्सपर्ट हो. द पीपल हु नीड टू बी वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरा एक संविधान तैयार कर सके, रूल बुक पूरी तैयार कर सके, अच्छे खासे एक्सपर्ट जिसमें लीगल एडवाइजर्स हो, लॉयर्स हो, एकेडमिशियंस हो, इकोनॉमिक्स हो, समझदार लोग हो, जो पूरा एक डिसीजन मेकिंग कर सके. एक प्रॉपर असेंबली की जरूरत थी, एक प्रॉपर टीम की जरूरत थी. सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. वो कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले 1934 में एक इंसान थे, एम एन रॉय.
ठीक है, एम एन रॉय, तो उन्होंने, वो एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत में वो भी मैं पढ़ाऊंगी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी शुरुआत हुई, ही इज द पायनियर, उसकी जो शुरुआत है वो एम एन रॉय ने करी थी। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, डाला है बुक में, पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड यहाँ, ये टर्म भी आ जाएगा, जब आप लक्ष्मीकांत रीड करेंगे तो एक टर्म आएगा। डू नॉट गेट कंफ्यूज, एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी शुरुआत जो इनसे एम एन रॉय से हुई है। तो 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार ये सजेशन किया कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने वाला है, लेट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसे लोग होने चाहिए, नीड टू बी असेंबली, नीड टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसका सजेशन जो है, इट वाज सजेस्टेड बाय द एम एन रॉय। एम एन रॉय ने इसका सजेशन दिया, suggested by this एम एन रॉय to have a constitution assembly in India. Then in 1946 the Constitution Assembly of India was formed. 1946 में Constitution Assembly formed हुई और उसके बाद 26 जनवरी 1950 Constitution came into effect. Constitution जो है it came into effect. ठीक है, 26 जनवरी 1950 में Constitution बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन आवर ब्रिटिश रूल, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें गतिविधि हुई है पास्ट में ब्रिटिश रूल के समय, ब्रिटिश के समय, दैट लेड डाउन, जो एक बेस, एक बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन तैयार करती है, दैट लेड डाउन द फ्रेमवर्क, दैट लेड फ्रेमवर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कैसे गवर्नमेंट की, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन होगी, है ना, कैसे वो फंक्शनिंग करेगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, and कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। So basically there are events in the British rule, there are certain events in the British rule that laid down the framework for the organization, ठीक है, functioning of the government function कैसे करेगी, and the administration in British India, और कैसे भारत में एडमिनिस्ट्रेशन होगा। and all these events, तो ये जितने भी सारे events, जितनी भी सारी गतिविधियां हुई है, we will going to talk about, हम इसके बारे में बात करेंगे दो पार्ट्स में, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करेंगे, मतलब समय के साथ सीरीज में। सबसे पहले शुरुआत किसकी हुई और टाइम जोन के हिसाब से, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम के हिसाब से, टाइम सीरीज बोलते हैं ना, टाइम सीरीज के हिसाब से इसे बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करेंगे, जो कि डिवाइडेड होंगे दो पार्ट्स में, एक होता है कंपनी रूल और एक होता है क्राउन रूल। जितने भी इवेंट, जितनी भी सारी चीजें, जो भी लॉ, जो भी चीजें, इवेंट्स या जो भी चीजें हुई है, कोई भी लॉ पास हुआ है, एनी एक्ट, व्हाटएवर इट हैज बीन पास, जितने भी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो हम दो पार्ट्स में बात करेंगे, एक है कंपनी रूल और एक है क्राउन रूल। तो बेसिकली अब क्या होता है यहाँ पे, कंपनी रूल के बारे में जब मैं बात करती हूँ, सो बेसिकली नाउ द होल इवेंट्स, जो भी ब्रिटिश रूल में जितने भी सारे इवेंट्स हुए, उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, एक होता है मेरा कंपनी रूल और एक होता है मेरा क्राउन रूल। मैंने अभी जस्ट अभी आपको समझाया था, कंपनी रूल कब तक था, 18, जब तक, कब तक था, 1773 से लेके 1858 तक। जब 1857 में जैसे ही रिवोल्ट हुआ, 50 विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ना कि नहीं, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, इसको हटाते हैं, हम रूल करते हैं। तब ब्रिटिश क्राउन रूल स्टैब्लिश हुआ। उन्होंने कब तक रूल किया, 1858 से लेके 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। इन्होंने 1773 से 1858 तक रूल किया, ठीक है, 58 तक। अब सबसे पहले मैं कंपनी रूल पढ़ाऊंगी, then I'll go to the British Crown Rule। सबसे पहले मैं कंपनी रूल के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, just 1 minute, जिससे मैं आज रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करूंगी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला जो एक्ट, जो भी सारे इवेंट याद रखना, एक्ट, लॉ, जो भी चीजें पास हुई हैं, सबसे पहले पास हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1770, ये सब डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी, मैं आज रेगुलेटिंग एक्ट की आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, 1773। उसके बाद एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का पास किया गया, फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का पास किया गया, उसके बाद एक्ट ऑफ 1786 1786 का पास किया गया, उसके बाद 4 चार्टर एक्ट पास किए गए। डर लग रहा है सुनने में, डोंट वरी, जब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी ना सब याद हो जाएगा, टिप्स पे सब याद हो जाएगा, ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा आपको, और मैं बार बार रिविजन करवाऊंगी, रिपीट करवाऊंगी तो वो चीज बैठ जाएगी। इनिशियली थोड़ा सा याद करने में, डेट्स याद करने में, समय याद करने में रहता है, मुझे भी थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट हुई थी, लेकिन आप सीख जाओगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और 4 चार्टर एक्ट पास हुए, जो कि 20-20 साल के डिफरेंस है, 20-20 इयर्स ऑफ डिफरेंस है। ये डेट याद नहीं करनी पड़ेगी, एक याद कर लोगे, बाकी वो सारी अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि 20-20 इयर्स का डिफरेंस है। 1793 से 20 इयर्स का डिफरेंस है 1813, 1813 से 20 इयर्स का डिफरेंस है 1833, 1833 से 1853 का 20 इयर्स का डिफरेंस है 1853। सो 20-20 इयर्स के डिफरेंस से 20 साल बाद चार्टर एक्ट पास किए गए,
ठीक है। सो हर 20 साल में चार्टर एक्ट पास किए गए। तो आज जो मैं शुरू करूंगी वो रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करूंगी और क्राउन रूल खत्म हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग हम स्टार्ट करें। पहला एक्ट सब कंपनी रूल का पहला एक्ट मैं शुरू कर रही हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया होगा आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। आप एक बार रीड करोगे ना, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे से एक बार में याद हो जाएगा। और कुछ भी फीडबैक है आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सबसे पहले टर्म से समझ में आ रहा है, रेगुलेटिंग मतलब किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए पास हुआ। थोड़ा सा मैं समरी देती हूँ। 1773 से पहले आपको याद है यहाँ पे 1765 जब ये प्लासी हुई, 1765 प्लासी होगी। ठीक है, 64 में अभी मैंने बताया बक्सर हुई, जो प्लासी का युद्ध होगा। उसके बाद 1770 में बंगाल फेमाइन आ जाएगी। 1770 में 1770s में बंगाल में फेमाइन महामारी आ जाएगी। बंगाल फेमाइन बहुत बुरी तरह, जहां पे शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने को कुछ नहीं होगा 1770 में। तो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी भी हालत ऐसी हो जाएगी लाइक अ इंसॉल्वेंट, कि वो बिल्कुल बिकने पे आ जाएगी, लोन लेने को तैयार हो जाएगी। उस सिचुएशन में ब्रिटिश, उस सिचुएशन में ये 1770 में बंगाल फेमाइन हुआ, कंपनी की हालत खराब हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उस सिचुएशन में ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। समझ आया? तभी टर्म से आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करने के लिए। समझ लो, मतलब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया है। तो उस इसीलिए वो पास किया, इसीलिए दैट इज व्हाट ही सेड, दिस वाज द एक्ट। किसने पास किया है? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कुछ भी कमियां है तो दिस वाज द एक्ट व्हिच वाज पास मेनली, इसका इट हैज सर्टेन सिग्निफिकेंस, इट हैज सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। इट वाज पास टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ठीक से काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पास किया गया। ठीक है, पहला। और इसलिए, और ये एक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि ऐसा पहली बार थोड़ी चीजों को, इस कंपनी को ठीक करने के लिए ना, कि क्या कमियां हैं उसमें सुधार लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। तो कहा कि वहां पे सबसे पहले कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस क्या क्या होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या क्या होंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो EIC कंपनी है उसके पॉलिटिकल फंक्शन कौन कौन से होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या क्या काम करेगी, ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। दिस इज व्हाई दिस एक्ट वाज पास। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया है, एक तो कंट्रोल की ठीक ठाक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा इसलिए पास किया गया कि भैया देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन ये है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये है, बहुत क्लियरली। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टू एस्टैब्लिश द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल मतलब एक सिर्फ एक कोई स्ट्रॉन्ग पावर है, एक ही रहेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सिर्फ एक ही ऐसी ताकत है जिसके पास है, ऑल ऑफ देम एक ताकत जो है वो किसी एक इंसान के हाथ में रहेगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में एस्टैब्लिश हो। दिस इज व्हाई। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ, किस लिए पास किया गया, इट हैज बीन पास। इसके फीचर से बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें थे, क्या क्या प्रोविजंस लाए गए, दैट आई विल टेल यू। ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसलिए एक तो कंपनी को ठीक करने के लिए, कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पास किया गया। क्या कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन होंगे, क्या इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होंगे, ये बताने के लिए। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, एक पावर जिसके हाथ में होगी, इसलिए किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है, पता है क्वेश्चन आता है कि टेल मी व्हाट वाज द एक्ट व्हिच हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल इन इंडिया। कौन सा ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से भारत में सेंट्रल कंट्रोल की शुरुआत हुई थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, रेगुलेटिंग एक्ट के। ये आता है, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे बताती रहूंगी। ठीक है, which act talks about to or recognize the political and the administration function of the East India Company, regulating act करता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। अब इसके क्या क्या फीचर्स रहे हैं इस एक्ट के। सबसे पहले मैंने अभी बताया ना, क्या बताया मैंने, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के एक ताकत होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो अपना, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, ये याद रख लेना बहुत अच्छे से। बहुत बार ऐसे 3-4 एक्ट और आएंगे जहां पे जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज पास होती है ना, दे ऑलवेज चेंज अ डेजिग्नेशन, वो उसकी डेजिग्नेशन चेंज कर देते हैं। आप पढ़ोगे कहीं पे गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो आप देखना जब भी कुछ मेजर करने वाले होते हैं ना, ये डेजिग्नेशन चेंज कर देते हैं। इनको और कुछ नहीं, दे
और कोई ताकत नहीं बदल रहे, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम। उस समय के लोगों की तो दिमाग से खेल रहे हैं कि देखो वी आर डूइंग इट फॉर यू, बट दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट चेंजिंग द डेजिग्नेशन। वो सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट देखो बात तो वही है ना, इंसान की पोजीशन ही तो चेंज कर रहे हैं वो। तो इन्होंने क्या किया, इसमें भी यही किया, डेजिग्नेशन चेंज कर दी। उन्होंने कहा देखो हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर यू, जस्ट ये जस्ट बोलते थे लेकिन एक्चुअली जस्ट दे प्ले विद द माइंड्स। कैसे, तो उन्होंने किया कि सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था बंगाल का, उसको पोजीशन दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एक रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो रहेगा। और उसको कौन बना गवर्नर, पहला फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। कौन बने, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताऊंगी और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताऊंगी। याद रखना, आई विल टेल यू। अभी ये याद रखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना फर्स्ट, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स। और इसके साथ ही प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी तैयार की गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपको पता है ना, पॉलिटी में मैंने बताया, पढ़ोगे तो। अभी हमारे इंडिया में यू नो दिस थिंग्स, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तैयार किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन है, एग्जीक्यूटिव कौन है, सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं, उनको भी तो एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना, जो एग्जीक्यूट करते हैं। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बताया था ना, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में, ये मैंने पढ़ाया है। जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है प्लीज गो एंड वॉच। मैंने करंट अफेयर्स जब पढ़ाई है, जो मैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पढ़ा रही हूँ, उस समय लेजिस्लेटिव मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज मैंने उसे बहुत डिटेल में बताया है। तो वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो इसके अगर आप ध्यान से समझ रहे हो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों है इसका नाम, क्योंकि अगर आप देखो आज के टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, दो चीजें कहीं ना कहीं इन सब चीजों से डिराइव्ड हुई है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक है ना, वही तो बताने की कोशिश की जो हमारे आज का संविधान है। क्या ऐसे पास में वो सारे इवेंट्स, क्या हुआ पास में ऐसे सारे लॉज पास हुए जिसकी वजह से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार हुआ है। सो डोंट यू थिंक दिस माइट बी दैट वन इवेंट, ये एक ऐसा पहला एक्ट रहा होगा जिसकी वजह से हम आज भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं, है ना। इस तरीके से आपको लर्न करना है, ठीक है। तो क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन कर दिया पहला, और कौन बना, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स बने। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसके साथ करी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम, असिस्ट करने के लिए उनको करी, जिसमें 4 मेंबर्स डाले गए, ओनली 4 मेंबर्स, ठीक है। आसान है, बहुत ही सिंपल। क्या किया, गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, कौन बनाया, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स बनाए। साथ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी करी जिसमें 4 लोग रखे टू असिस्ट हिम, उसका साथ देने के लिए, जो उनके असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। दूसरा क्या किया, जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी, जब प्रेसिडेंसी में डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे उसमें 3 ही प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी थी, याद रखना, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। याद है मैंने अभी दीवानी बताई थी, दीवानी जो बताई थी, दीवानी क्या थी, दीवानी बताई थी ना, राइट्स ओवर द रेवेन्यू, रेवेन्यू के ऊपर। वो दीवानी हमेशा याद रखना, एक याद रखना बॉब, कुछ नहीं याद रखना, क्या रखना, बॉब। बॉब मतलब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, क्या रखना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेसिडेंसी में और दीवानी किस किस की मिली है, ठीक है। बॉब, बॉब याद रखना, बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, ठीक है। दीवानी मतलब इनके राइट, इनके जो टैक्सेस के हक बंगाल का मिला, बिहार का, उड़ीसा का मिला, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से तो गवर्नर जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबऑर्डिनेट क्योंकि मैंने अभी बताया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश किया है उन्होंने। सेंट्रल एक इंसान सेंट्रल जो रहेगा, सेंट्रल में रहेगा, तो जो बाकी जो गवर्नर थे मद्रास के, बॉम्बे के, उनको सबऑर्डिनेट छोटा बना दिया। और जो सबसे हेड की सारी पावर किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को सबऑर्डिनेट छोटा बना दिया, ठीक है। सो इस तरीके से किया, जबकि पहले क्या था, अनलाइक अर्लियर, जबकि पहले तीनों के तीनों गवर्नर इंडिपेंडेंट थे, ऐसा कोई नहीं था छोटा है या बड़ा है, देयर वाज नो वन लाइक दिस थिंग। उन्होंने कहा कि देखो एक ही के हाथ में ताकत है, एक ही गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में ताकत है, बाकी जितने गवर्नर हैं बॉम्बे की, मद्रास के, वो सब सबऑर्डिनेट होंगे टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जबकि पहले क्या था, ऑल दीज प्रेसिडेंसी, गवर्नर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने हिसाब से काम करते थे। लास्ट तीसरा क्या हुआ, समझ आया ना, बहुत आसान है, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी, इससे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की 1774 में, कहां पर, कैलकाटा। पहले बंगाल इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कैलकाटा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, आज तो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कैलकाटा में पहले 1774 में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में स्टैब्लिश की गई, जिसमें से अभी एक चीफ जस्टिस रखा गया, 3 जज रहेंगे, एक चीफ जस्टिस, मेन चीफ जस्टिस रहेगा, 3 बाकी जजेस रहेंगे। अब क्या किया गया यहाँ पे, ये 3 बार बहुत ही आसान है,
ओके, सो नाउ व्हाट इज गिवन दिस थिंग्स प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट जो होना शुरू हुआ वो है रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोहिबिटेड। लास्ट के बस 2 पॉइंट मेंशन रह गए हैं। दैट व्हाट इज गिवन दिस थिंग हियर, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किस चीज के लिए मना किया गया है यहाँ पे, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, गवर्नर से गवर्नर जनरल बंगाल डेजिग्नेशन चेंज किया। दूसरा क्या किया, गवर्नर मद्रास और बॉम्बे के उन्हें सबऑर्डिनेट बना दिया। तीसरा था सुप्रीम कोर्ट। चौथा है ये पॉइंट जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के में जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नो यू विल नॉट एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड। आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और कहीं किसी से भी रिश्वत ब्राइब नहीं लोगे, किसी से भी फालतू प्रेजेंस नहीं लोगे। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, मना कर दिया इस चीज के। ये लोगों को बताने के लिए, जस्ट प्लेइंग विद द माइंड ऑफ पीपल। लोगों को देखो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपको परेशान किया है ना, नो दे विल नॉट एंगेज इन एनी प्राइवेट ट्रेड, किसी में फालतू ट्रेडिंग नहीं करेंगे, किसी से ब्राइब्स नहीं लेंगे, किसी से प्रेजेंट नहीं, किसी से कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं। दे आर जस्ट प्लेइंग विद द माइंड ऑफ पीपल, बस बता रहे हैं। What are they doing this thing? They prohibited, मना किया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, सर्वेंट्स जो भी काम करने वाले, यू गेट इट, कंपनी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम करते थे, एम्प्लॉइज काम करते थे, एम्प्लॉइज बेसिकली, किसी प्राइवेट ट्रेड में नहीं जाओगे, प्रोहिबिटेड, कोई ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई प्रेजेंस एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि सी वी आर डूइंग इट फॉर यू। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड कि वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर कंट्रोल। हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करते हैं, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर कंट्रोल, वी आर एक्सटेंडिंग आवर कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम कंट्रोल कर रहे हैं, आप डोंट वरी, जिसमें हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली अब ये जो ब्रिटिश का लास्ट में क्या हुआ, कुछ नहीं करे। अब लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को बोला, अगेन प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ पीपल, बोल रहे हैं कि सी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉब्लम है ना, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन आवर कंट्रोल ओवर द कंपनी। हम ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करें, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाएंगे, अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चलेगी, हम चलाएंगे, हम ब्रिटिश कंट्रोल रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और सीओडी, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो मेन कंपनी को चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जो विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक्चुअली ईसीआई ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे हैं, उनको बोला कि आप हमको रिपोर्ट दीजिए रेवेन्यू के ऊपर, जितनी जो रेवेन्यू टैक्सेस आपको मिल रहे हैं, जो मिलिट्री है उसके ऊपर रिपोर्ट दीजिए, जो भी सिविल जस्टिस चल रहा है उसके ऊपर आप रिपोर्ट दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही है कि हम देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा बोल रहे हैं कि दे विल रिपोर्ट ऑन एवरीथिंग, तो वी आर प्लेइंग फेयर विथ यू, दिस इज व्हाट हैव दिस है। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट ने किया कि ब्रिटिश कंट्रोल ट्राई टू स्ट्रेंथन देयर कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी by requiring this court of directors, जो court of directors for governing body of the company to report on the revenue, civil and military affairs in India, की जो भी revenue, civil, military affairs है उस पे आप हमको रिपोर्ट दीजिए। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा वो होगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट में क्या होगा, अमेंड से समझ में आ रहा है मतलब कुछ बदलाव, जो कुछ भी कमियां रह गई थी ना रेगुलेटिंग एक्ट में, वो सारी पूरी हो जाएगी अमेंडिंग एक्ट में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल नाउ जो भी आपको नहीं समझ आया हो, आपको I have tried my best to explain each and every point very much in detail, जितना मैं क्योंकि आज पहली क्लास इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा बेसिक से पढ़ाना था, ये बिगिनर से लेके एडवांस तक के लिए है, जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो वो भी मेरी क्लास में अगर बैठेगा ना उसको भी समझ आ जाएगा। एंड देन इट रीड हिज बुक, एक बार पढ़ेगा ना लक्ष्मीकांत वापस से इस क्लास को सुनने के बाद आई कैन बेट उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू डोंट हैव टू गो एनी अदर वे, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सुन के ही समझ आ जाएगा। सो प्लीज आप मुझे आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस दी बेल आइकन, शेयर एज मच एज पॉसिबल। जो भी सजेशन या कुछ भी आप देना चाहते हैं प्लीज मुझे दे सकते हैं। पीपल आर कमेंटिंग ऑन मी, मुझे सजेशन दे रहे हैं एंड मैं कोशिश कर रही हूँ उनको इम्प्लीमेंट करने की। एंड जस्ट कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग इट, कीजिए, करते रहिए एंड मोटिवेट करती रहिए, शेयर योर लव, ताकि मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।